प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, कल हमने एनिमेशन के माध्यम से नमक कहानी को समझा था। आज की वीडियो में हम इस कहानी की लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर के बारे में जानेंगे तथा साथ ही कहानी के सार को एक बार फिर से जानेंगे और उसको जानने के बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं लेखिका परिचय से। लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर। रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में ये अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया। इनका देहावसान 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। रचनाएं। ये मूलतः उर्दू की कहानी लेखिका है। इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह का नाम जर्द गुलाब है। साहित्यिक विशेषताएं। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास व बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौलिक लेखन तो किया ही है, साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उर्दू में अनुवाद किया है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास हुआ है। सामाजिक यथार्थ व मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। भाषा शैली। उर्दू लेखिका रज़िया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। इनकी कुछ कहानियाँ हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। तो बच्चों, जो लेखिका की कहानी नमक हमारे पाठ्य पुस्तक में है, उसको हमने कल पढ़ा था। पूरी की पूरी कहानी को एनिमेशन के माध्यम से समझा था। तो आज प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक बार उसके सारांश को मैं बता देती हूँ। जैसा कि कल भी बताया था कि इस कहानी में लेखिका ने भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जो लोग विस्थापित होकर पुनर्वासित हुए, उनके दिलों को टटोलने की कोशिश की है। दिलों को टटोलने की कोशिश मतलब जो लोग भारत से पाकिस्तान आ गए, बस गए, और कुछ लोग पाकिस्तान को छोड़कर, जहाँ पे उनका कोठी, बिजनेस, घर बार, परिवार सब कुछ होगा, ज़मीन होगी, वो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में जाकर बस गए। उनके दिलों में आखिर कैसी भावना है? क्या भारत से पाकिस्तान जाने के बाद वो अपनी मातृभूमि को भूल गए, या पाकिस्तान से भारत आने के बाद उनका मातृभूमि से प्रेम खो गया? तो ये बात जानने की कोशिश लेखिका ने की है और वो बताती है कि सरहदें बन गई, रेखाएं खींच गई, लेकिन लोगों के मन में जो अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है, खेल कूद कर बड़े हुए हैं जिस मिट्टी में, उस प्रेम को कोई रेखा बांट नहीं पाई। विभाजन दो देशों के मध्य हो गया, दो देश, एक देश से दो देश बन गए, लेकिन जन्मभूमि के प्रति जो उनका प्रेम था, उसका विभाजन कोई रेखा नहीं कर पाई। वो ज्यों का त्यों बना। तो कहानी का सारांश ये था कि इसकी मुख्य पात्र सफ़िया जब पहली बार कीर्तन में सिख बीबी को देखती है, तो उनके रंग, रूप, शारीरिक संरचना को देखकर
और उनकी आंखों में मोहब्बत, ममता और प्रेम को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। और सिख बीबी को जब पता चलता है कि सफ़िया अगले दिन अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जा रही है, तो सिख बीबी उसके पास जाकर बात करती है और उसे लाहौर के बारे में बताती है, क्योंकि वह मूलतः लाहौर की निवासी रही है, लेकिन विभाजन के बाद भारत में आ गई थी और अभी भी वो लाहौर को बहुत याद करती है। वो कहती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो जिंदा दिली की तस्वीर है, उम्दा खाने के शौकीन है, साडा लाहौर बहुत याद करती है वो। और सफ़िया जब उनको सलाम कहकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि लाहौर से आप कोई सौगात मंगाना चाहती हो तो मुझे बताइए, तो उसने लाहौरी नमक मंगवाया। नमक एक साधारण सी चीज़ है, लेकिन ये नमक प्रतीक है सिख बीबी का लाहौर के प्रति प्रेम का, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम का, इसलिए वो लाहौरी नमक मंगवाती है। सफ़िया पाकिस्तान चली जाती है, अपने भाइयों के पास रहती है। भाई खूब खातिरदारी करते हैं। 15 दिन रहने के बाद फिर लौटने की तैयारी करती है। दोस्तों ने बहुत कुछ उपहार दिया है सफ़िया को, और सफ़िया के सामने अब समस्या ये थी कि नमक को वो कैसे लेकर जाए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में नमक का आदान प्रदान उस समय वर्जित था, कस्टम में रोक लगा दी जाती थी। सफ़िया जब अपने भाई से सलाह लेती है तो उसके भाई उसको कहते हैं कि आप नमक लेकर मत जाइए, नहीं तो आपके सामान की चिंदे चिंदे बिखेर दी जाएगी, बदनामी होगी वो अलग से। लेकिन सफ़िया वायदे की पक्की है, भावुक भी है, भाई से लड़ जाती है कि सब कानून क्या कस्टम के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत के भी होते होंगे, कोई तो होगा जो वतन के प्रति प्रेम को समझेगा, कानून को समझना चाहिए। लेकिन सफ़िया सोच विचार में पड़ जाती है कि वो नमक की पुड़िया कैसे लेकर जाए। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा होता है कि छिपा कर लेकर जाए या दिखा कर लेकर जाए, या किनुओं की टोकरी के नीचे छुपा ले, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आई थी तब कस्टम पे किसी ने फलों की टोकरी चेक नहीं की थी, तो उसने सोचा कि किनुओं की टोकरी के नीचे छिपा ली जाए। वो छिपा लेती है। रेलवे स्टेशन पर अगले दिन आती है अमृतसर की ट्रेन पकड़ने के लिए। कस्टम चेकिंग से गुजरती है, लेकिन एकदम ही उसके मन में यह ख्याल आता है कि प्रेम की निशानी को चोरी छिपे नहीं लेकर जाएगी, कस्टम वालों को बता कर लेकर जाएगी। और वो कस्टम ऑफिसर को बता देती है कि मेरे पास नमक की पुड़िया है। लेकिन उससे पहले वो पूछती है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप पाकिस्तान की तो नहीं लगते हो। और जब कस्टम ऑफिसर उसको हिंदुस्तान के बारे में बताता है कि उसका वतन जो है दिल्ली है, वो दिल्ली का रहने वाला है, तो सफ़िया अपनी सारी कहानी सुना देती है और वो उसकी भावनाओं को समझता है, इसलिए वो नमक की पुड़िया चुपचाप उसे पकड़ा देता है और कहता है कि दिल्ली में जामा मस्जिद को मेरा सलाम कहिएगा और सिख बीबी को कहना लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन है। ट्रेन में चढ़ जाती है सफ़िया। ट्रेन में पुलिस को देखती है, कहीं पर पाकिस्तान की पुलिस उतरी, हिंदुस्तान की पुलिस चढ़ी, और देख रही है कि लोगों की शक्ल सूरतें एक जैसी है, लोगों की ज़ुबान भी एक जैसी है, गालियाँ भी एक जैसी है, बस विभाजन की एक रेखा खींच दी गई है और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद अमृतसर में जब कस्टम की जांच शुरू हुई तो वहाँ के कस्टम ऑफिसर को भी वो पूरी बात कह देती हैं और कस्टम ऑफिसर उसकी भावनाओं को समझता है, क्योंकि उस कस्टम ऑफिसर का वतन ढाका था, वो ढाका का रहने वाला था। और वो सफ़िया से कहता है कि ढाका के पानी की तो बात ही कुछ और है, ढाका के डाब की तो बात ही कुछ और है। और मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वो सफ़िया को पुड़िया दे देता है, उसके बैग में डाल देता है, और जब सफ़िया अमृतसर के पुल से चढ़ रही होती है तो सिर झुकाकर देखता रह जाता है। कारण क्या था? एक तो
जन्मभूमि के प्रति प्रेम, उसके सामने उसने सिर झुका लिया कि कोई भी रेखा वतन के प्रति प्रेम को नहीं बांट सकती। तो ये इस कहानी का सारांश भी था और ये इस कहानी की मूल संवेदना भी है। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न कहानी से बनता है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? तो अब आप बहुत अच्छे से इसका जवाब लिख सकते हो कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से निम्न कारणों से मना किया कि हिंदुस्तान में नमक की कोई कमी नहीं है। सफिया के भाई ने कहा था ना कि बाजी वैसे भी आपके हिस्से में बहुत नमक आया है। बाजी बड़ी दीदी को कहते हैं कि आपके हिस्से में तो बहुत नमक आया है, पाकिस्तान तो छोटा सा ही है। कस्टम के किसी अधिकारी ने पकड़ लिया तो वे सारे सामान की चिंदी चिंदी कर देते और इससे खुद के नाम के साथ देश के नाम का भी बदनाम होता है। हम किसी भी देश में जाते हैं और अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे वहाँ के कानून टूटते हैं तो सिर्फ हमारी बदनामी नहीं होती, हमारे देश की बदनामी भी होती है, क्योंकि हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं वहाँ पे। बच्चों, जैसे आप स्कूल आते हो और स्कूल में आप कोई गलत काम करते हो तो सिर्फ आपकी बदनामी नहीं होती, आपके साथ साथ आपके स्कूल की होती है, आपके माता पिता की होती है, आपके शिक्षकों की होती है, क्योंकि आप उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। इसी तरह सफिया का भाई कहता है कि खुद के साथ साथ देश का नाम भी बदनाम होगा। पाकिस्तान से नमक के आयात पर प्रतिबंध था, ये गैर कानूनी था, इसलिए सफिया के भाई ने मना कर दिया था, क्योंकि अगर गैर कानूनी काम किया जाएगा तो कस्टम में पकड़े जाएंगे और सज़ा मिलेगी अलग, बदनामी होगी अलग। प्रश्न संख्या 2 है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद था? उत्तर, क्या द्वंद था कि कैसे लेकर जाए, दिखाकर या छुपाकर, और छुपाकर तो कहाँ छुपाकर लेकर जाए। तो सफिया को जब पता चला कि पाकिस्तान से नमक ले जाना कानूनन जुर्म है तो वह द्वंद में पड़ गई, एक दुविधा में पड़ गई। विचारों की टकराहट चल रही है उसके मन में। एक तरफ नमक उसके लिए ले जाना आवश्यक था, दूसरी तरफ वह कानून की मुजरिम नहीं बनना चाहती थी। उसके लिए वह नमक एक माँ के लिए प्रेम की सौगात थी, वह उसे छिपा कर नहीं ले जाना चाहती थी। वह प्रेम की सौगात को जुर्म के रूप में नहीं बल्कि सम्मान के साथ ले जाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि इतना सा नमक ले जाना जुर्म नहीं है, यदि वह बता दे तो शायद उसे ले जाने दिया जाएगा। दूसरे ही पल उसे लगता है कि यदि वह उसे मना कर दे तो वह एक माँ का दिल तोड़ देगी, और उस वायदे का भी क्या होगा जो उसने सिख बीबी से किया था, क्योंकि सैयद तो अपना वायदा करके निभाते हैं। तो इस द्वंद में वो पड़ी हुई थी कि वो नमक की पुड़िया कैसे लेकर जाए, दिखा कर लेकर जाए या छुपा कर लेकर जाए। छुपा कर लेकर जाए तो कहाँ छुपा कर लेकर जाए, क्या प्रेम की निशानी को छुपा कर ले जाना ठीक रहेगा? तो ये सब द्वंद उसके मन में चल रहा था। प्रश्न संख्या 3, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? उत्तर, कस्टम ऑफिसर जो कि बंगाली था, उसे सफिया की संवेदनाएं बहुत अच्छी लगी कि सिख बीबी का जो अपने वतन के प्रति प्रेम है, उसने लाहौरी नमक मंगवाया वहाँ का, वो सिख बीबी की संवेदनाओं को समझ रही है। एक भावुक लड़की है, वो समझती है वतन के प्रति प्रेम को। तो ये भावना कस्टम ऑफिसर को बहुत अच्छी लगी। उसे महसूस हुआ कि कानून बाद में है, इंसानियत पहले। कानून को इंसानियत के आगे झुकना ही पड़ता है। सफिया की ईमानदारी और वायदे को देखकर कस्टम अधिकारी ने अपना सिर झुका लिया। उसे सफिया द्वारा किए गए कार्य पर नाज था। वह सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा सफिया के प्रति व्यक्त करना चाहता था। और इसके साथ बच्चों, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जन्मभूमि के प्रति जो प्रेम था उसके सामने वो नतमस्तक था, उस प्रेम के सामने उसने सिर झुका लिया। प्रश्न संख्या 4, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं? तो ये कौन सा सामाजिक यथार्थ है? वही जो पाठ की मूल संवेदना है कि रेखाएं खींच दी जाए मानचित्र पर, लेकिन जन्मभूमि के प्रति प्रेम उसको कोई नहीं बांट सकता। भावनात्मक लगाव तो रहेगा मातृभूमि के प्रति। तो ये कथन उस सामाजिक यथार्थ मतलब हकीकत, वास्तविकता,
उस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं कि राजनीतिक तौर पर लोग भले ही विस्थापित हो जाते हों, मतलब एक जगह से उजड़कर दूसरी जगह बस जाते हों, क्योंकि ये सब क्यों होता है, राजनीतिक कारणों के कारण होता है, परंतु भावनात्मक लगाव मातृभूमि से ही रहता है। राजनीतिक बंटवारे लोगों के दिलों को बांट नहीं पाते, वे लोगों को अलग रहने पर मजबूर कर सकते हैं, परंतु उनका प्रेम अंतिम समय तक मातृभूमि से रहता ही है। मतलब कानून का हवाला देकर, रेखाएं खींचकर लोगों को तो विवश किया जा सकता है अपनी मातृभूमि से अलग रहने के लिए, लेकिन उनके दिल में जो प्रेम बसा हुआ है अपनी मातृभूमि के लिए, उससे कोई कानून उनको अलग नहीं कर सकता। वो प्रेम हमेशा रहेगा, वो जुड़ाव हमेशा रहेगा। प्रश्न संख्या 5, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम कह सकते हैं, एक तो भावुक थी, वो नीडर थी। भावुक किस लिए थी, वतन के प्रति प्रेम को समझती है, इसलिए अपने भाई से लड़ जाती है कि सब कानून कस्टम के ही होते हैं, मोहब्बत का नहीं होता, इंसानियत का नहीं होता, रोने लग जाती। भावुक थी, नीडर थी, कस्टम ऑफिसर को दिखा देती कि देखो मेरे पास नमक की पुड़िया है। ईमानदार थी, चोरी छुपे नहीं लेकर गई। वायदे की पक्की थी, सिख बीबी से वायदा किया था कि लाहौरी नमक लेकर आऊँगी, बेशक अब ये गैर कानूनी ही क्यों ना हो, अब इसको किसी न किसी तरीके से तो सिख बीबी के लिए लेकर जाना है, क्योंकि ये उसके वतन के प्रति प्रेम की निशानी है। तो भावुक व मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि मानने वाली सफिया भावुक है, वह सिख बीबी की भावनाओं की कद्र करती है, इसलिए वह किसी भी तरह उनके लिए लाहौरी नमक को भारत ले जाना चाहती है। उसने नमक लाने से बचने के लिए जरा भी नहीं सोचा। उसने तय किया कि वह प्रेम की इस भेंट को चोरी से नहीं ले जाएगी, वह कस्टम अधिकारियों को अपनी मानवीय भावनाओं को समझाकर ले जाएगी। ईमानदार, सफिया ईमानदार भी है। जब सफिया को यह पता चलता है कि पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है, उसने तय किया कि प्रेम की इस भेंट को वह चोरी से नहीं ले जाएगी। ईमानदारी का प्रतीक। दृढ़ निश्चय मतलब वायदे की पक्की, अपनी बात पर अडिग रहने वाली। सफिया का स्वभाव दृढ़ निश्चय है, वह किसी भी कीमत पर लाहौरी नमक को भारत ले जाना चाहती है, इसलिए वह सही गलत सभी तरीकों पर विचार करती है। नीडर, सफिया नीडर भी है, यह जानते हुए भी कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, वह बिना झिझके कस्टम वालों के सामने नमक की वह पुड़िया रख देती है। वायदे को निभाने वाली, सफिया सैयद है। सैयद होने के नाते वह अपने वायदे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है, क्योंकि वह चाहती तो ये कह सकती थी कि नमक ले जाना गैर कानूनी था, इसलिए मैं लेकर नहीं आई, लेकिन वो अपने मन ही मन सोचती है कि सैयद जो एक बार वायदा कर लेते हैं तो उसको निभाते हैं, इसलिए वो अपने वायदे को निभाती है। प्रश्न संख्या 6, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती, उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। घुमा फिराकर बच्चे एक ही उत्तर इसमें आ जाता है कि राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश को दो भागों में बांटकर जमीन और जनता को अलग देश का दर्जा तो प्राप्त हो जाता है, परंतु वह अलगाव जनता को भावनात्मक तौर पर अपने वतन से अलग नहीं कर पाता। पाकिस्तानी भारतीय अधिकारी और सिख बीबी क्रमशः दिल्ली, ढाका और लाहौर को आज भी अपना वतन मानते हैं। सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है। पाकिस्तान में काम करने वाला कस्टम अधिकारी आज भी दिल्ली को अपना वतन मानता है। अमृतसर भारत में काम करने वाला कस्टम अधिकारी आज भी अपना वतन ढाका को मानता है। तो ये उदाहरण हम दे सकते हैं इस पाठ से, क्योंकि कहा गया उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए पुष्टि कीजिए। पुरानी यादें हर समय उन्हें घेरे रहती है, आज भी वे अपने वतन की सामान्य चीज़ों से उतना ही लगाव रखते हैं। इसी वजह से सिख बीबी नमक जैसी साधारण चीज़ वहाँ से लाने की बात करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से ज़मीन और जनता बट नहीं जाती। प्रश्न संख्या 7, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे? उत्तर, भले ही राजनीतिक और धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान को भौगोलिक रूप से विभाजित कर दिया गया है,
लेकिन दोनों देशों के लोगों के हृदय में आज भी पारस्परिक भाईचारा, सौहार्द, स्नेह और सहानुभूति विद्यमान है। अमृतसर में रहने वाली सिख बीबी लाहौर को अपना वतन कहती है और लाहौरी नमक का स्वाद नहीं भुला पाती। पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया सफिया को वापस देते हुए कहता है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। भारतीय सीमा पर तैनात कस्टम अधिकारी ढाका की ज़मीन को और वहाँ के पानी के स्वाद को नहीं भूल पाता। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर भले ही संबंध तनावपूर्ण हो, पर सामाजिक तौर पर आज भी जनता के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। तो बच्चों, घुमा फिरा कर बार बार वही चीज़ें आ रही हैं और वही उदाहरण आ जाते हैं, और ये उदाहरण आपने अच्छे से समझ लेने हैं और रट भी लेने हैं। पहले समझना है, क्योंकि जब भी इसमें ये प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनते हैं उसमें उदाहरण पूछे जाएंगे, घुमा फिरा कर ये 3 उदाहरण आएंगे कि सिख बीबी आज भी अपना वतन लाहौर को मानती है, पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है और हिंदुस्तान का कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता है। बार बार ये 3 उदाहरण इसमें घुमा फिरा के आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? उत्तर, ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि यह बताया जा सके कि कानून सब कुछ नहीं होते। कानून से बढ़कर भी मोहब्बत तथा इंसानियत होती है, जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए कुछ करने को प्रेरित हो जाता है। लेखिका का भाई जब अपनी बहन को लाहौरी नमक यह कहकर ले जाने के लिए मना कर देता है कि यह कानूनन जुर्म है, तो लेखिका उसे यह बताती है, वह भाई को समझाना चाहती है कि मनुष्य मात्र कानून का गुलाम नहीं है। कानून का आदर सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन जब बात प्रेम और इंसानियत की हो तो उसे इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कानून हमने बनाए हैं, इंसान की सुरक्षा के लिए बनाए हैं, प्रेम को बरकरार रखने के लिए बनाए हैं। और जब बात प्रेम और इंसानियत की आती है और कानून उसके आड़े आता है, तो वहाँ पे कानून को झुकना ही पड़ता है। अंतिम प्रश्न, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो यह वाक्य कानून की मोहब्बत के आगे अहमियत दर्शाने के लिए दिया गया है कि पाकिस्तान कस्टम ऑफिसर के माध्यम से यह बताया गया है कि मोहब्बत की अहमियत इतनी है कि यह किसी कानून को नहीं देखती है। पाकिस्तान कस्टम ऑफिसर लेखिका को नमक ले जाने देता है, वह कानून को भूल जाता है, बस उसे याद रहता है। तो लेखिका का जज्बा और अपना वतन दिल्ली, जहाँ प्रेम हो वहाँ कानून की पूछ न के बराबर रह जाती है, क्योंकि कानून का काम दोषियों को सज़ा देना है और मोहब्बत का काम दिलों को मिलाना है। तो इसलिए ये बात खूब कही कस्टम ऑफिसर के द्वारा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। शुभ दिन।